वो तो मोदी जी भी कहते हैं हम 57 रुपए में, अगर एमपी में मेरी सरकार बनी तो हम 57 रुपए में पेट्रोल कर देंगे। बीजेपी को तो वहाँ वोट भी नहीं मांगने दिया जाता है, रोड से भगा दिया जाता है, गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। तो टैक्स है ना वो शिक्षा पे लगा है 18%। अभी जो इतना टैक्स गरीब लोग कहाँ से पढ़ पाएंगे? शिक्षा सवाल पैदा करेगी। शिक्षा समान चाहिए। आर्मी स्कूलों में सिविलियंस की भर्ती नहीं है क्योंकि वो वहाँ सिर्फ आर्मियों के बच्चे। अच्छा, 24 के बाद में दिमाग में जीएसटी की बात रहेगी दिमाग में या भूल जाओगे? देखिए 2024 में कौन आएगा और ये दिमाग में रहेगा कि जीएसटी, सिलेंडर, पेट्रोल ये महंगे क्यों हुए? रहेगा, लेकिन ईवीएम मशीन के आगे हम लोग क्या करेंगे? ईवीएम मशीन से ना पूछना पड़ेगा आपको कि कौन जीत रहा है। हमसे मत पूछिए, आम पब्लिक से। ईवीएम मशीन से जाकर पूछिए, जो रखे हुए हैं उनसे पूछिए कि 2024 में कौन जीतेगा। सर हम उस बड़े बड़े जापान हो गए, अमेरिका हो गया, चीन हो गए, इतने बड़े डेवलपमेंट आपका सुप्रीम कोर्ट जब कहा दिया आप क्यों पालन कर रहे हैं? नहीं पड़ता है, क्यों वहाँ वैलेट से चुनाव पड़ता है, तो इंडिया में ऐसा क्यों नहीं है? वैलेट से चुनाव क्यों नहीं पड़ने देते? जब हम उस देश के लोग हैं यहाँ पे अंग्रेजों को हटा दिया, मुगलों को हटा दिया, तो हम ईवीएम को नहीं हटा पाएंगे क्या? ईवीएम को भी हटाएंगे, सरकार ही हट जाएगी। चंद्रशेखर भाई ने राजस्थान में जो जारी किया है, उन्होंने कहा अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 500 से कम में सिलेंडर देंगे, और जो विधवाएं महिलाएं हैं हम उनको जो उनकी पेंशन होगी वो देंगे, और जो घर घर पानी मैंने देखा है, राजस्थान में खुद गया हूँ कि बहुत लोग हैं झोपड़ियों में रहते हैं, उनको पानी की सुविधा नहीं है। बहुत दूर दूर से वो पानी पैदल लेके आते हैं, घड़े में भर के। एक महिला 4-4, 5-5, 6-6 घड़े लेकर आती है। उसकी क्या हालत है वहाँ? जो बीजेपी को तो वहाँ वोट भी नहीं मांगने दिया जाता है, रोड से भगा दिया जाता है, गांव में घुसने नहीं दिया जाता है। सर ये तो हर पॉलिटिशियन बोलता है, जितने भी नेता बने वो सबने यही चीज़ बोली है कि मैं अनाज मतलब फ्री कर दूंगा, शिक्षा फ्री कर दूंगा, हॉस्पिटल में जो मेडिकल मिलता है वो भी फ्री कर दूंगा। लेकिन जब सत्ता में आ जाते हैं लोग तो कोई भी नहीं है बचने किया तो कितना करते तो नहीं है। वो तो मोदी जी भी कहते हैं हम 57 रुपए में, अगर एमपी में मेरी सरकार बनी तो हम 57 रुपए में पेट्रोल कर देंगे। यूपी में है का सिर्फ एक ही जवाब है, हमारे पास आपके पास सिर्फ वोट ना हो तो ये आपको कुछ भी नहीं देंगे। थप्पड़ मार के भी चले जाएंगे। सिर्फ वोट का अधिकार ना हो ना यहाँ किसी जनता को, तो देख लेना उसमें ना तो नेता दिखेगा आता हुआ, ना कुछ कहता हुआ, ना सांत्वना देगा, ना कोई भरोसा देगा, ना कोई भी काम नहीं करेगा। सिर्फ वोट का अधिकार है और ये इसी को छीनना चाह रहे हैं और कुछ नहीं है। जो बार बार कहते हैं ना संविधान बदलो, संविधान बदलो, संविधान तो किसी का बाप बदल नहीं सकता, लेकिन बिना संविधान बदले भी इतने काम हो गए, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब रेपिस्टों को छोड़ा जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो लाखों करोड़ रुपए जो बड़े बड़े लोग हैं उनके माफ़ किए जा रहे हैं, जिनके 10-15 हज़ार हैं उनके घर कुर्द किए जा रहे हैं। शिक्षा, नई शिक्षा नीति ला दी है, उसमें 18% जो 500 रुपये जहाँ लगते थे अब वहाँ 1500 रुपये लग रहे हैं, 2000 लग रहे हैं। अब मैं एक व्हीकल चलाता हूँ, उसका जो पार्ट 1500 रुपये का था 2 साल बाद 4500 रुपये का है। बताओ, ये बता दो किस दर से जो मुद्रास्फीति है वो बढ़ रही है? बेलगाम चल रही है। और वैसे कहते हैं डंका बज रहा है, ये बज रहा है, वो बज रहा है। अच्छा, ये लगता नहीं है आपको कि जो आमिर खान की पिक्चर आई थी 4 गुना लगान, उससे मिलती जुलती तो कोई? सामंतवादियों की सरकार है, लगान ही चल रहा है जब से। अभी 1.5 लाख करोड़ का जो अभी न्यूज़ देखी हमने, 1.5 लाख करोड़ रुपए आम जनता ने जीएसटी दिया है। और कुछ जो ज़्यादा ही भक्त हैं वो ये कहते हैं सिर्फ यहाँ के अमीर लोग और पूंजीवादी लोग, जो कंपनी वाले लोग हैं, वो जीएसटी दे रहे हैं, वो टैक्स देते हैं। हम तो यहाँ पागल हैं। अगर मैं यहाँ से एक रद्दी पेपर भी 2 रुपये का खरीदूंगा ना किसी दुकान से, उसमें भी जीएसटी है। अगर हम देखते हैं देश को कि जीएसटी के हिसाब से, तो अगर देश में मात्र 150 करोड़ जनसंख्या है और हम कई हजारों करोड़ विदेश के लोगों का जो कर्ज माफ़ करते हैं। देखा सरकार ने अंबानी का कितना कर्ज माफ़ कर दिया, LIC पे कितना कर्ज हो गया। अगर 150 करोड़ जनसंख्या है तो उसको 1-1 करोड़ दे दो, सभी चैन से जिएंगे। आपको जीएसटी भी देंगे उसी में से। मेरा बस एक सवाल है, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जिस वक्त अडानी का 2.5 लाख करोड़ रुपए माफ हुआ था, उस वक्त वो वर्ल्ड का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा रईस बना था। तो जो बंदा प्रॉफिट में चल रहा है, जो रईस बन गया है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसका किस बेस पे माफ कर दिया? अगर मैं भैया बैंकक्रप्ट हो जाता हूँ, मेरे पे 50,000 का लोन है या उस पर 2.5 लाख करोड़ का है और वो बैंकक्रप्ट हो जाता है, तब माफ़ कर दे तो मैं भी सहमत हूँ। लेकिन उस वक्त उसकी जो इनकम थी बढ़ रही थी, वो दुनिया का दूसरे नंबर का रईस बन रहा था, उसी टाइम उसका 2.5 लाख करोड़ रुपए
माफ किया जाता है, तो मतलब किस बेसिस पे? ऐसे ही हवा में ही। अब ये मनवादी सरकार है और जो सामंती हैं उनके दोस्त हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की सरकार है, आम जनता की सरकार है नहीं। तो जो उनके पास, इसीलिए वो आम जनता का पैसा, अगर हम पे 10,000 कर्ज है, 10 बार पुलिस जाती है घर पे, कहती है आप कर्ज जमा करिए। जिन पे करोड़ों हजार रुपए कर्ज है उनके पास कभी नहीं, उनके पास एक लेटर भी नहीं जाता है वो कर्ज जमा करें। जितना कर्ज जो बड़े अडानी अंबानी ले रखा है, अगर वो कर्ज वापस कर दें तो हमारे देश की जो स्थिति है वो बदतर हो जाएगी। अब ये रोड बन रहे हैं, 250 करोड़ रुपए जो 1 किलोमीटर का बजट निकल रहा है, पहले तो 18 करोड़ में बन जाता था, अब 250 करोड़ रुपए इसका बजट निकल रहा है। तो ये पैसा कहाँ से आता है? ये जनता से आता है, जनता का खून चूस रहे हैं। ये जो सरकार है, सामंती सरकार है, सिर्फ जनता का खून चूस रही है। और इस जो हम देखते हैं सरकार को, इस लेवल से देखते हैं कि अगर सरकार में पढ़ा लिखा आदमी होता तो भारत को ग्रो करता। भारत जिसको 57 रुपए और 97 में फर्क नहीं पता, वो देश क्या चलाएगा? वो तो बेच ही लेगा, उसने सब तो बेच लिया है, मोदी जी ने सब बेच लिया। राहुल गांधी जी मोदी जी को पनौती बुलाए, वर्ल्ड कप में जो हार गए हैं उसके लिए मोदी जी को ये उनका मैटर है, वो उनको पनौती बुलाए और वो उनको पप्पू बुलाए। हमारे लिए तो दोनों ही बेकार है, ना तो कांग्रेस कुछ करती है ना बीजेपी कुछ करती है। हमें तीसरा मोर्चा चाहिए। ठीक है, वो अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, जो राजस्थान में कह रहे हैं भैया मैं 500 का दूंगा, मैं 450 का, तो अब 900 का हमें क्यों दे रहे हैं? यहाँ भी तो उनकी सरकार है। मैं राहुल गांधी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि वो पनौती ही है। ट्रम्प से दोस्ती की, ट्रम्प चला गया, और अफगानिस्तान से दोस्ती की, उसका प्रधानमंत्री चला गया, पाकिस्तान वाले से दोस्ती की, उसका भी चला गया। जहाँ भी जाते एयर इंडिया पे हाथ रखा, एयर इंडिया चली गई, ट्रेन पे हाथ रखा, रेलवे चली गई। जहाँ हाथ रखते हैं मोदी जी वहाँ चले जाते हैं। हवाई चप्पल कहाँ है भाई? हवाई चप्पल कहाँ है ये भी बता दो। हाँ, कुछ भी हवाई चप्पल का तो झूठा जुमला था उनका। हवाई चप्पल वालों को भी विशेष ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार से हमारी यही निवेदन है कि अपर वालों को भी ध्यान में रखें, तो जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए लोग हैं उनके बारे में भी सोचे। बीच वाले अपने आप सब सुधर जाएगा। हमारी शिक्षा नीति पे विशेष ध्यान दिया जाए। आटा चावल दाल बांटने से कुछ नहीं है, बांटना है तो शिक्षा बांटे, शिक्षा बांटते। अगर हमारे पास शिक्षा होगी तो हम तो खाना तो हम छीन के ले लेंगे अगर शिक्षा होगी। ऐसी भी क्या जरूरत है, बस हमारी हक और जो है वो देते रहो, वो हक जो हमारी है वो देते रहो। हमारी मेन चीज़ है कि हमारी शिक्षा पे भी कुठाराघात न किया जाए, इसको व्यवसायीकरण न किया जाए। जैसे शिक्षा पे हमारा बजट होना चाहिए, पूरा बजट हमारे शिक्षा के ऊपर खर्च होना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी कहते हैं पढ़ाई लिखाई सुनवाई करवाई, मोटे तौर पे उसको सब लोग फॉलो करें। पूरे भारत के जितने लोग हैं, नेतागण जो देश को चला रहे हैं, हुक्मरानों से मेरी यही अपील है कि अपने तेजस्वी जी का फार्मूला है, माननीय नीतीश कुमार जी का जो फार्मूला है, उसी फार्मूले को पूरा अपना राष्ट्र इस्तेमाल करें और देश को समृद्ध और खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। देश में एक समय ऐसा आ गया है कि अब दलितों को एक साथ हो जाना चाहिए। दलितों को ही नहीं, हमें सब लोगों को यूनाइट होना चाहिए, सबको। और केवल ये इधर उधर की बातें करने से और लच्छेदार भाषण देने से नहीं होगा। इसकी जो शुरुआत होती है, कहते हैं ना कि सफलता जो है माँ के जैसे बच्चा दर्द से पैदा होता है, उसी तरह से है ये चीज़। हम अगर चाह रहे हैं तो इसमें हमें जड़ में जाके काम करना होगा। पत्ते पे काम करेंगे कुछ नहीं होगा, धाराशाही होगा। जड़ पे काम क्या है? बच्चों की अच्छी तालीम दें, लोगों को बेहतर शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य दें। स्वास्थ्य के बाद जो उनका बुनियादी हक है उसको अमल कराएं। बहुत ज़्यादा ड्रामेबाजी से काम नहीं चलने वाला। सर शिक्षा मिलेगी कैसे जब ये इस तरह से हिंदू मुस्लिम और ये सब होता रहेगा देश में, तो कैसे शिक्षा मिलेगी बच्चों को? मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सोशल मीडिया का, जिसके माध्यम से हम आम लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। हम अभी पार्लियामेंट स्टेट से बात कर रहे हैं। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पूरी हमारी बात वर्ल्ड में फैल रहा है, फैल सकता है। ये पावर है सोशल मीडिया का। पहले हमें कोई अधिकार नहीं होता था, हम 2 किलोमीटर में भी अपनी बात को नहीं पहुंचा पा रहे थे। धन्यवाद एक बार नहीं लाखों बार सैल्यूट है सोशल मीडिया को, जिसके माध्यम से हम अपनी बात अपने हुक्मरान या समाज को मैसेज दे सकते हैं, उनको एम्पावर कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। हमें धर्म
और मंदिर मस्जिद में नहीं भटकना है। हमें घूम फिर के अपने ज़रूरत पे, अपने हक के ऊपर ही फोकस करते रहने। इधर उधर के बाद लोग भटकाएंगे, हमें भटकना बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। न मंदिर से हमें कुछ मिलने वाला है, न मस्जिद से मिलने वाला। अगर मिलता है तो इंसानियत से, इंसानियत को जिंदा रखें, इंसानियत को कायम रखें। हम इंसान हैं, हम सब लोग एक ही रास्ते से आए हैं। हम क्यों ये भेदभाव बना लेते हैं कि हम तो बहुत बड़े हैं जी और तुम्हारे साथ हम बैठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। ये तो धन्यवाद उनको दो भी, मैकडोनल्ड को और बड़े बड़े कॉरपोरेट लोगों को, कि एक ही चेयर पे एक ही चम्मच से खाने का मौका दे दिया। वरना हमारी थाली भी अलग होती थी, हमारे चम्मच भी अलग होते थे, हमारे बैठने की जगह भी अलग रख दिया जाता है। तो समाज जो है बहुत जागरूक हो रहा है। इसमें विशेष रूप जो है योगदान है सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया का पुनः धन्यवाद देते मैं कहूँगा कि हमारी बात जितने लोगों तक अगर पहुँच रही है या पहुँचेगी, बुनियादी ढांचे पे हम सब लोग काम करें, अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें, उसको मंदिर मस्जिद के झंझट में बिल्कुल ना पढ़ने दें। जितने भी समझदार लोग हैं उनके बच्चे विदेशों में जाके हायर एजुकेशन ले रहे हैं और हमारा बच्चा कावड़ उठा रहे हैं, झंडा लेके बेफिजूल के काम कर रहे हैं। अरे किसी की आस्था को मैं ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा हूँ। आपको जहाँ पे आस्था है, जिस चीज़ में आस्था आप बनाए रखें, उसको बाजारीकरण में उलझाए मत, लोगों के माइंड में डाइवर्ट करके और गलत सलत स्थिति मत पैदा करने दें। आस्था का भी तो तरीका बहुत अच्छा लग रहा है और पीछे जय भीम का नारा आ रहा है और बहुत आनंदित मैं अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, जिनकी वजह से हम सब अपनी बात को एक दूसरे तक पहुँचाने में कामयाब हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा अभी यहाँ पर जो लोग हैं वो बाबा साहब के संविधान को लेकर के